नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ मिर्ज़ा अज़ीम बेग चुग़ताई का नावल कोलतार। आज इसकी नवीं किस्त और 8वां चैप्टर का उन्वान है नजमी। जिम वाली ने गुलाब जामुन का किस्सा बड़ी दिलचस्पी से सुनने के बाद अपनी बीती सुनाई। कहने लगी, बहन, जिस रोज़ तुम दोनों शादी में गई उसके तीसरे रोज़ का जिक्र है कि शाम का वक्त था और कतार दर कतार कौवे उड़े हुए चले जा रहे थे। नजमी ने अपना ब्राउनी पिस्टल निकाला और कहने लगे, चलो कौवे मारें। जीनत और मैं और नजमी तीनों बाग के किनारे के अहाते की दीवार के पास आ गए। कौवे कतारें बांधे गोल के गोल उड़े जा रहे थे और नजमी ने फायर पे फायर करने शुरू किए। 2 दफ़ा कौवे बाल बाल बचे कि आखिर एक कौवे की दुम पे लगी और उसका सिर्फ एक पर कट कर गिरा। घूमता हुआ नीचे आया। खूब हंसी हुई और मैंने भी कहा कि आपने घंटे भर की गोलाबारी के बाद मारा भी क्या? महज कौवे की दुम। इतने में चंद भले मानस खेतों की तरफ से चले आ रहे थे और मैं और जीनत झट से गोता मारकर कमर कमर दीवार की आड़ में बैठ गई। क्या वाहियात है, नजमी ने कहा। तुम लोग पर्दा करती हो या मजाक? गंवार और देहाती बीसियों गुजर गए तो खड़ी उछलती रही। ये कहकर एक साहब को पुकारा, अजी हजरत, यहाँ आइएगा। क़िबला, यहाँ आइएगा। जी हाँ, आपको ज़रा तकलीफ़ फरमाइएगा। आप क्यों बुलाते हैं? मैंने पूछा। कौवे के बच्चे पूछने के लिए। नजमी ने कहा, अब छुपी हो तो ज़रा अच्छी तरह दुबकी बैठी रहो। हम दोनों और भी दुबक कर बैठ गईं। इतने में वो हजरत करीब आए। कहने लगे, फरमाइए। नजमी बोले, इधर आइए। उनका हाथ पकड़कर नजमी ने एक जगह दीवार टूटी हुई थी, वहाँ से उनको अंदर लेकर हम दोनों की तरफ दिखाकर कहा, आप पर्दा नशीन खातूने हैं। अरे ला हौल वला कुव्वत, कहकर वो मौलाना उधर उचक कर भागे और बड़बड़ाते चले गए। नजमी ने पुकार कर कहा, उधर मत देखिएगा। फ़ौरन उन्होंने मुड़कर देखा और हम लोगों को देखते ही फिर एकदम से मुंह मोड़ लिया। मेरा और जीनत का मारे हंसी के बुरा हाल हो गया। नजमी ने फिर कौवों पर निशानेबाजी शुरू कर दी और आखिरकार एक कौवा मार गिराया। ये अहाते से बाहर दूर जाकर गिरा और नजमी दीवार फांद कर लपके। मैंने जीनत से कहा कि चल, मगर वो कहने लगी कि मैं अहाते के बाहर नहीं जाती, लेकिन मेरे रास्ते ही में था, लिहाजा मैं दीवार कूद कर लपकी। कौवे के पर में लगी थी, मगर उसके दोनों पैर साबित थे और वो भागा। मगरिब का वक्त हो रहा था और खेतों में कौवे के पीछे नजमी और नजमी के पीछे मैं भागती जा रही थी। आखिर को कौवे को नजमी ने पकड़ लिया। मुझे दिखाइए, मुझे दिखाइए, ये कहकर मैंने कौवे को देखा। बुरी तरह हाँफ रहा था, चोंच फटी हुई थी और नजमी ने सीधे हाथ से उसकी गर्दन माँ सर के पकड़ रखी थी और उल्टे हाथ से दोनों पैर। मैंने कहा, इसे पानी पिलाएंगे? जल्दी ले चलिए। इतने में उसने चोंच अपनी बंद कर ली और बड़ी हसरत से आसमान की तरफ देखने लगा। मुझे बड़ा तरस आया।
मैंने उंगली उसकी तरफ बढ़ाई तो नजमी ने कहा कि उंगली करीब मत लाओ वरना काट खाएगा। कौवा जोर से काटता है। मैं हंसने लगी और मैंने और भी उंगली उसे करीब करके उसकी चोंच पर फेरी। वो कुछ ना बोला। मैं चोंच पर उंगली फेरती रही। नजमी ने देखा कि कौवा बेबस होकर बेहिस होगा तो उसके पंजे छोड़ दिए और वापस चले। मैंने नजमी का हाथ अपने बाएं हाथ से पकड़कर कौवे को अपने करीब करके उसके सर पर उंगली फेरना शुरू किया। ये बड़ा सीधा कौवा है। मैंने कहा, आपने नाहक बेचारे को मारा। देखिए देखिए। ये कहकर मैंने अपनी उंगली उसकी बाँसों के पास चोंच के अंदर रख दी। उसने आहिस्ता से और बड़ी रसानियत से दबाई और फिर छोड़ दी। अब मुझे बड़ा तरस आया और मैंने कहा कि कौवे को मुझे दे दीजिए। नजमी ने एहतियात से कौवे को मेरे हाथ में दे दिया। मुझे और भी तरस आया और मैंने कहा, आपने नाहक उसको मारा। सीधा कौवा है। ये कहकर मैं उसको चुमकार रही थी जैसे कोई बच्चे को चुमकारता है। बड़ा सीधा कौवा है। ये कहकर जो मैंने मुंह करीब करके उसको पुचकारा तो वो कमबख्त मूजी कौवा, खुदा उसको गारत करे, मर ही गया। मैं तो कमबख्त को प्यार कर रही थी और उसने जोर से मेरे गाल में इस जगह बोटी भर ली कि मैं एकदम से चीख पड़ी। मैं तो कमबख्त को प्यार कर रही थी। उसने जोर से मेरे गाल में इस जगह बोटी भर ली कि मैं एकदम से चीख पड़ी। खुदा की पनाह, वो नामुराद कौवा मेरे गाल से लटक रहा था और पंजे से मेरी ऐनक पकड़कर जो एकदम से उसने मेरे मुंह पर फड़फड़ाते और पंजों से मेरी ऐनक पकड़कर जो एकदम से उसने मेरे मुंह पर फड़फड़ाए हैं तो धड़ाम से मैं चीख मारकर गिरी। मैं दीवानावार घबराकर मछली की तरह तड़प गई, मगर वो कौवा है कि नहीं छोड़ता। नजमी ने घबराकर जरा दुश्वारी से कौवे की टांगें पकड़ी, मगर उसने तो मेरे गाल में चोंच ऐसी गाड़ रखी थी कि मेरा दम निकला जाता था। अब मेरी जान अजीब मुसीबत में थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे दो चाकू घुसे हुए हैं। नजमी भी घबरा गए और उन्होंने गोया ज़बरदस्ती अपने बाएं हाथ से मेरा सर अपने सीने पर टिकाकर दाहिने हाथ से कौवे का सर पकड़कर उसकी चोंच में उंगली डाल दी। जिस तरह बन पड़ा उस कौवे को ऐसा दबाया कि मेरी जान छूटी। एक पटखनी कौवे को देकर अलग फेंका और फिर ये बात शाहिदा ने कहा और धम से घूंसा जिम वाली की पीठ पर जोर दिया। अब बोली, मैं ना कहती थी वो एक बदमाश और आवारा आदमी है। ऐसे के सामने भला मुझे पकड़ धकड़ करती थी। कुछ संजीदा होकर शाहिदा ने कहा, ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं, लोगों को धोखा देकर मासूम बने फिरते हैं। जिम वाली बोली, बहन मैंने तो जिम की बातों पर भरोसा किया। मैं क्या जानती थी, झूठा अव्वल नंबर का दगाबाज है। मेरे गुस्से के मारे बुरा हाल हो गया। मैंने एक झटका दिया और कहा, शर्म नहीं आती तुमको, बदतमीज। मेरा तन बदन मारे गुस्से के कांप रहा था। डांट कर मैंने फिर कहा, कमीने, जलील, शर्म नहीं आती तुमको। ये कहकर मैंने नजमी को सरता पा देखा। सूरज गुरूब हो गया था। सामने फासले पर जीनत दीवार के पास खड़ी थी।
कपकपाती आवाज़ से नजमी ने कहा, माफ़ करो, मुझसे गलती हुई। अब मैं गुस्से के फौरी इश्तियाल की तेज़ी कम होने की वजह से सदमे के मारे रोने लगी और सीधा घर का रुख किया, मगर नजमी साथ हो लिए। माफ़ करो, खुदा के वास्ते माफ़ करो, मुझसे ख़ता हुई, इत्तफ़ाक़न ऐसा हुआ, खुदा के वास्ते माफ़ करो। गरज माफ़ करो की रट लगाते हुए वो मेरे आगे आ जाते। किस तरह गिड़गिड़ाकर उन्होंने कहा, मगर मैं अपनी धुन में रुमाल में मुंह छुपाए खामोश तेजी से चली जा रही थी। इस तरह गिड़गिड़ाकर फ़कीरों के लहजे में एक शरीफ नौजवान का अपनी ख़ता का इकबाल करना और पे दर पे संजीदगी से खुशामद करना मेरे ऊपर कुछ असर करने लगा। जब देखा कि मैं करीब पहुंच गई और अपने अहाते में कदम रखने ही वाली हूँ, तो उस बंदे खुदा ने लपक कर मेरा हाथ पकड़ लिया और दाहिने हाथ में अपने पिस्तौल लेकर कहा, तुम्हें जिम की कसम, मुझे माफ़ कर दो, वरना अपने को गोली मार लूँगा। माफ़ किया, मैंने घबरा कर कहा। माफ़ किया, मुझे कसमें मत दीजिए, मैंने माफ़ कर दिया। इसका जिक्र मैं किसी से ना करूँगी, मैंने कहा। 2 रोज़ मैं ना गई तो तीसरे रोज़ ज़ीनत ने मुझे बुला भेजा। मैं पहुंची तो एक इनकलाब अजीम नजमी का खूबसूरत और शानदार चेहरा बिल्कुल संजीदा था। पेशतर की बशाशी को देखते हुए वहाँ एक मुर्दैनी सी छाई हुई थी, एक नाकाबिल बयान सुकूत, खामोशी। ज़ीनत ने कहा कि नजमी भाई परसों से चुप और रंजीदा है। भाई क्या बात है, कुछ तो बोलिए। इसके जवाब में नजमी ने कहा, कुछ नहीं, और फिर वही खामोशी। हर दिल खुशकुन तजवीज़ को रद्द कर दिया। अलहदा ले जाकर ज़ीनत ने मुझसे पूछा, ये क्या बात है कि कुछ कव्वे वाले रोज़? मैंने कहा हाँ, और पूरी कैफियत शुरू से आखिर तक कह सुनाई। मुझसे ज़ीनत ने कुछ वहशतज़दा होकर कहा, बहन तो अब मत आना जाना, ब्याही लड़की दुनिया है। और फिर आजकल ज़रा हम लोगों को आज़ादी मिली और लोगों ने बेपरखी उड़ाई। मैंने हंसकर कहा, तुम भी कैसी बातें करती हो, अपना दिल सच्चा होना चाहिए, बस मुझे किसी किस्म का डर नहीं। कमबख्त कहीं भाग मत जाइयो इसके साथ, शाहिदा बोली, नहीं तो हम लोगों को फिर कैद ही हो जाएगी। जिम वाली ने कहा, तू ही बेसुरी और बेतुकी हो रही है, मेरा क्या है, मैं ब्याही हुई हूँ और मुझे ज़र्रा भर डर नहीं। समझी क्या है तू उसको? शाहिदा ने सर हिलाकर कहा, उसके साथ ज़्यादा आँख मिचौली खेलेगी तो वापस आन कर तेरी चोटी तो वैसे ही नहीं है, सर मूंड लेगा। कौन? जिम वाली चीमजबी हो के बोली, कौन है ऐसा, कौन? अरे वही तेरा। शाहिदा ने एक आंख मीच के कहा, वही, और कौन? माफ़ कीजिएगा, जिम वाली हकारत आमेज़ लहजे में बोली, ना मैं ऐसी और ना मेरा मियाँ ऐसा। असल चीज़ मोहब्बत है। अगर उनको मेरी मोहब्बत है और मुझे उनकी, तो ना तो मैं बिगड़ सकती हूँ और ना वो। दुनिया कहती है। फिर थोड़ी देर बाद मैं वहाँ से चली आई। उसके बाद अब परसों का जिक्र है। रात को ज़ीनत का माली लालटेन लेकर आया और कहा, आपको बुलाया है। एक रुक्का था, मैंने पढ़ा, खातून बी की तरफ से था कि फ़ौरन चली आओ। मैंने भाईजान से पूछा
तो उन्होंने कहा चली जाओ। और फिर भला शाहिदा बहन की नंद बुलाती हैं और मैं ना जाऊं, ये कैसे? अरे छोड़ छोड़। शाहिदा ने वही जगह पकड़ ली जहां जिम वाली के कौवा लिपट गया था और दुख रही थी। अरे छोड़ छोड़ ची। जिम वाली ची बोली तो शाहिदा ने छोड़ा। जिम वाली अपना दुखता रुखसार दबाकर रह गई, क्योंकि कौवे ने बड़े जोर से काटा था, ऐसा कि जख्म होकर अब खुरंड आ गया था। जिम वाली ने फिर सिलसिले गुफ्तगू शुरू किया। मैं भी समझी कि खातून भी अपने मतलब के लिए आई होंगी, जब से वो तेरे मेरे पास बराबर दौड़ रही हैं। चुनांचे में चली गई। रात को जीनत अपने कमरे की छत पर बैठी है। मैं सीधी उधर छत पर पहुंची तो क्या देखती हूँ कि नजमी, हालांकि उनका कमरा उस सिरे पर था। मैं कुछ रुकी कि वो उठ खड़े हुए। मैंने कहा जीनत कहाँ है? वो बोले आती हैं, बैठ जाएं। मैं बैठ गई तो बोले आपको मैंने बुलाया है, फरमाइए। ये लीजिए। नजमी ने ये कहकर एक खत मेरे हाथ में दे दिया। उसमें क्या लिखा था? शाहिदा ने पूछा। जिम वाली बोली वो वहीं रह गया। उसमें तमाम खुराफात लिखी थी। मतलब ये था कि मैं जिम को छोड़कर उनसे शादी करने पर आमादा हो जाऊं। मैंने ख़त पढ़ा, इधर उधर देखा तो नजमी बोले आप बेकार इधर उधर देखती हैं। घर पर आज कोई नहीं है सिवाय मेरे, और आपको इस खत का अभी अभी जवाब देना पड़ेगा। मैं कुछ परेशान सी हो गई, क्योंकि नजमी के चेहरे पर कुछ वहशत सी थी। लेकिन मैंने संभल कर कहा, नजमी साहब आप क्या बच्चों की सी बातें करते हैं। अव्वल तो मैं जिम को चाहे जान जाए या रहे, हरगिज़ ना छोड़ूंगी। और फिर आप ज़रा गौर तो कीजिए कि मेरी तो शादी उनके साथ हो चुकी है। एक ब्याही हुई लड़की से आपकी ये दरख्वास्त, हाँ अगर मेरी शादी ना हो गई होती तो आप अगर इस किस्म की बात करते तो बेजाना था। नजमी ने कहा आपको मालूम है कि आपका निकाह आपके वालिद के इंतकाल के बाद आपके भाई ने किया है। जी हाँ, मुझे मालूम है। जब आप नाबालिग थी जी, तो अब आप उसको फसख कर सकती हैं, मगर मैं तो नहीं करना चाहती। बिगड़ कर मैंने कहा आपको करना पड़ेगा। खड़े होकर नजमी ने कहा हरगिज़ नहीं। कपकपाते हुए मैंने कहा कत्तई। नजमी ने रिवॉल्वर निकाल कर कहा मुझे मार डालो। मैंने जमकर कहा। एक चमक के साथ चीते की तरह वो जालिम मेरे ऊपर झपट पड़ा। उसका खौफनाक पंजा मेरी गर्दन में था और कबल इसके मेरे मुंह से चीख निकले। मेरा गला उसने चारपाई पर डालकर घोंट दिया। गर्दन दबाकर उसने कहा बोलो। जान निकालने की तकलीफ उठाते हुए मैंने जोर से कहा नहीं। कहने की कोशिश की और सर हिलाया कि एकदम से मेरी आंखों तले अंधेरा आ गया और फिर मुझे खबर नहीं क्या हुआ। शाहिदा ने और मैंने फुरेरी लेकर कहा। हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। डाकुए कम वक्त, फिर तू घर कैसे आई और वह मूजी कहाँ गया? जिम वाली ने खुद फुरेरी लेकर कहा बहन क्या बताऊँ मेरे ऊपर क्या गुजरी। मेरी आँख खुली तो सन्नाटा था। मैं नीचे आई, कोई ना था, सिर्फ माली बैठा चिलम पी रहा था। मालूम हुआ जीनत और चची शहर गई हैं। मैंने ये भी ना पूछा कि नजमी कहाँ है। माली को झट साथ लेकर घर पहुंची। दूसरे रोज मालूम हुआ
कि जीनत और चची दोनों लखनऊ गई हैं, खातून भी कहीं नहीं गई थी और मुझे उस डाकू ने धोखा दिया था। और वो डाकू कहाँ गया? शाहिदा ने पूछा। मालूम नहीं कहाँ गया, जिम वाली बोली। और लुत्फ ये है कि परसों जो जिम का ख़त आया तो नजमी की तारीफ़ों से भरा हुआ था। अब मैंने सब हाल लिख दिया। ये अजीब व गरीब किस्सा जिम वाली ने सुनाया कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये हैं वो तालीम याफ्ता मुहज़्ज़िब डाकू जिनको अपनी नई तहज़ीब पर नाज है। मैंने दिल में कहा, मुझे ये आज़ादी और एतमाद एक ख़तरनाक मगर ख़ूबसूरत बला मालूम दी। किस तरह लोग दोस्ती और मासूमियत के पर्दे में दरिंदगी और वहशियाना मजालिम करते हैं। खुदा की पनाह, इन गंदुम नुमा जौ फरोशों से खुदा का शुक्र और लाख लाख शुक्र कि मैं इस तूफ़ान में पहुंची तो बाद शादी पहुंची। बेरहम जिम वाली चुप होकर रह गई और उसने अपनी नई तहज़ीब के दिलदादा भाई से भी तस्करा ना किया। यह भी अच्छा हुआ। और न मालूम क्या से क्या खबरें उड़ती। औरतों की आज़ादी वाकई बेहतरीन चीज़ है, मगर किस हद तक? ये सवाल वक्त खुद हल कर देगा, मगर क़बल इसके कि कोई मेयार मुकर्रर हो, वाक़यात रूनुमा होंगे। एतमाद और भरोसे का महल किस बुनियाद पर कायम हो। एक आध दीवार खिसक कर ज़रूर बैठ जाएगी, तब पता चलेगा कि हमारी सोसाइटी की बुनियाद कहाँ खोखली थी। दरअसल हमारी सोशल इस्लाह के मेयार को न सिर्फ मोहतात होना चाहिए बल्कि अपने फ़न में होशियार भी होना लाजमी है। जो लोग इसको सिर्फ और महज एहतियात का सबक देते हैं वो शायद वक्त ज़ाय कर रहे हैं, क्योंकि महज एहतियात का मतलब है काम रोक देना। बमिज़दाक़ ज़माना बातों ना साज, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि महज एहतियात का मतलब है काम रोक देना। बमिज़दाक़ ज़माना बातों ना साज तो बात ज़माना साज, ज़माना बातों ना साज वो तो बाज़ ज़माना साज। काम लाजमी है, काम लाजमी करना है। वह अगला चैप्टर कल सुनाऊंगा, वो 9वां चैप्टर होगा और इस नावल की 10वीं किस्त। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।